प्रिय विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रस्ताव यानी कि प्रपोज़ल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी अनुबंध को करने के लिए अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, ठहराव का होना ज़रूरी है। जब भी कोई पक्षकार ठहराव का निर्माण करता है तो उसके लिए वो प्रस्ताव करता है और उसकी स्वीकृति से ही ठहराव का निर्माण होता है और अग्रीमेंट के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों से मिलकर बना होता है। तो वास्तव में प्रस्ताव होता क्या है और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इसके कौन से लक्षण हो सकते हैं या वैधानिक नियम हो सकते हैं, इस लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर जनरल टर्म्स में हम देखें कि प्रस्ताव क्या है, तो जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, एसेंट प्राप्त हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट या व्यक्त करना ही प्रस्ताव कहलाता है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की लेते हैं, जो कि सेक्शन 2A की है। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि दूसरा व्यक्ति उसके इस कार्य को करने अथवा न करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो यह कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो इच्छा व्यक्त की है उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं हम सर पोलक की। उनके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना ही प्रस्ताव कहलाता है। यानी द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन's willingness to become according to the terms expressed a party to an agreement is called an offer or proposal। यानी निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें तो प्रपोज़ल क्या है कि जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने या न बनने की इच्छा को व्यक्त किया है, तो वह प्रस्ताव कहलाता है। यदि हम एग्जाम्पल लें तो A B से कहता है कि वह अपनी कार 1 लाख में बेचने के लिए तैयार है, तो यह कहा जाएगा कि A ने B के समक्ष कार बेचने का प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज A is ready to sell his house worth ₹3 lakhs to B, it is said to be a proposal। उसे हम प्रपोजल कहेंगे। प्रस्ताव के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? प्रस्ताव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देयर मस्ट बी 2 parties, at least 2 parties must be there while forming proposal, because no one can make proposal to himself only। स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता स्वयं के लिए। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हाँ मुझे जाना और मैं जाने को तैयार हूँ, ये प्रपोजल नहीं कहा जाएगा, बल्कि प्रपोजल में 2 पक्षकार होने ही आवश्यक है। जैसे कि भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इससे पहले वाले में, उसमें A और B 2 पार्टीज़ हैं, 2 पक्षकार हैं, इसलिए एटलीस्ट 2 parties मस्ट बी देयर। दूसरा आता है किसी कार्य को करने का प्रस्ताव होना चाहिए। प्रपोजल में भी टू डू एनीथिंग। जब प्रस्तावक अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है, तो ऐसे प्रस्ताव को सकारात्मक प्रस्ताव कहते हैं। किसी कार्य के संबंध में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल A और B ये डिसाइड करते हैं कि वे फ्यूचर के लिए किताब लिखेंगे, तो A B को कहता है क्या तुम मेरे लिए किताब लिखोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रपोजल रखा गया, किसी कार्य को करने से संबंधित प्रपोजल रखा गया।
किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता पर किसी कार्य को नहीं करने पर या रोक लगाने के लिए भी प्रस्ताव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा यदि तुम मेरे कंपटीशन में नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करो तो इस संबंध में वह क्या कर रहा है, कार्य नहीं करने से संबंधित प्रस्ताव बी के समक्ष रख रहा है। सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से हो सकता है। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर सके। यदि कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से सहमति लेने के लिए अपनी बात न कहे तो उसे न तो प्रस्ताव कहा जा सकता और न ही उसकी सहमति दी जा सकती है। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल साथ घूमने जाना, खेलने जाना, साथ साथ पढ़ाई करना, ये सब लीगल रिलेशंस उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार और दायित्व की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ज़रूरी है कि दोनों के मध्य में वैधानिक दायित्व का उत्पन्न हुआ जाना। इसमें इम्पॉर्टेंट केस आता है मिस्टर बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर का। इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें श्री बाल्फोर ने अपनी पत्नी जो कि इंग्लैंड में रहती थी उसे 30 पाउंड पर मंथ देने का प्रॉमिस किया। तबीयत खराब होने के कारण श्रीमती बाल्फोर श्रीलंका नहीं जा सकी और इंग्लैंड ही रही, जहाँ उनके पति मिस्टर बाल्फोर नियुक्त थे। और मिस्टर बाल्फोर ने श्रीलंका से 30 पाउंड की राशि कुछ समय तक तो मिसेस बाल्फोर को इंग्लैंड भेजी, बाद में भेजना बंद कर दिया। और उनकी पत्नी मिसेस बाल्फोर ने इस वचन भंग के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। तो कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन देते हुए कहा कि इस वचन का उद्देश्य राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराने का नहीं था, इसलिए दे आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। मिस्टर बाल्फोर उन्हें ये 30 पाउंड क्योंकि उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अग्रीमेंट था, इसलिए वो कोर्ट में मिसेस बाल्फोर केस हार गई। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। प्रपोजल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। जब भी कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव करता है तो ऐसा प्रस्ताव रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। यानी कि जब भी कोई प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या पक्षकार के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए किया जा सकता है, तो उसे हम विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। और दूसरा सामान्य जनता के लिए भी हो सकता है। तो इसके अंदर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मामले में कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ने इन्फ्लुएंजा यानी कि जुखाम के उपचार के लिए एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम स्मोक बॉल्स रखा गया। इस कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी द्वारा बनाई गई मेडिसिन को 2 सप्ताह तक पर डे 3 टाइम्स इन अ डे और कंपनी के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार सेवन करेगा, उसे अगर जुखाम हो जाए या इन्फ्लुएंजा हो जाए तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। तो इसके लिए कंपनी ने अलायंस बैंक रीजेंट स्ट्रीट में 100 पाउंड की धनराशि जमा करा दी। मिसेस कार्लिल ने इस एडवर्टीज़मेंट पर विश्वास करके कंपनी द्वारा बताई गई निर्धारित विधि और निर्देशानुसार 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार इस दवा का सेवन किया, लेकिन फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। इस पर मिसेस कार्लिल ने क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के लिए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट का निर्णय यह हुआ कि कंपनी का प्रस्ताव सामान्य था, संपूर्ण विश्व के समुदाय के लिए था, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता था, और मिसेस कार्लिल ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, इसलिए कंपनी द्वारा मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड राशि देनी ही होगी। तो ये कंपनी का यह कहना प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव करने के लिए नियंत्रण था, महत्वहीन है। स्पेशल या स्पेसिफिक प्रपोजल, जैसे कि ए बी को कहता है लेटर लिख के कि मैं अपना फार्म हाउस 20 लाख में देने को तैयार हूँ, क्या तुम खरीदने को तैयार हो? क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन को लिखा जा रहा है, इसलिए हम इसे स्पेसिफिक प्रपोजल का नाम दे सकते हैं।
नेक्स्ट इसके फीचर आता है सर्टेन कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित या अस्पष्ट शर्तों वाले प्रस्ताव को वैधानिक रूप से वैध प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी को कहता है कि क्या तुम मेरा मकान 20 लाख में ख़रीदने को तैयार हो। बी कहता है ठीक है, ए पेपर्स तैयार करवा देता है। बाद में पता लगता है कि वह पेपर्स तो जो ए के पास में 3 मकान हैं उनमें से उस मकान का जिसके लिए कि बी तैयार ही नहीं था। तो इस तरह से स्पष्ट शर्तें यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर्स हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।